हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्रांस यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें आप हमारी वीडियो लाइव क्लास आशीष पांडे ट्यूटोरियल पे देख रहे हैं। दोस्तों, ये जल्द ही ये वीडियो हमारी जो चाणक्य हमारे दूसरे चैनल चाणक्य पर अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, इस समय इस लाइव सेशन में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम संबंध तथा फलन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अब 11 से 12 में जाने वाले हैं। जो 11 से 12 जाने वाले हैं, ये हम 11th की क्लास की पढ़ाएंगे। उनको एक बार संबंध फलन फिर से रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो इस बार क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देकर अभी घर पे बैठे हुए हैं। वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्लास 11th की स्टार्ट कर दें। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खासकर जरूरी ये इस बात की है कि अब उनके पास देखें तो जून से लेकर नवंबर तक केवल 6 महीने बचे हैं, जिनमें उनको 2 किताबें कवर करनी है। अगर 2 किताबें कवर कर हो जाएंगी तो उनकी तो दिसंबर में 1 किताबें और जनवरी में 1 किताबें रिवीजन भी हो जाएंगी और आराम से बोर्ड परीक्षा दे देंगे, जिसमें वो अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं संबंध तथा फलन। दोस्तों, संबंध तथा फलन है, संबंध तथा फलन का हमारे दैनिक जीवन में जो मतलब होता है, जैसे किसी भी चीज का संबंध, जैसे हमारे अपनों के बीच में संबंध, जैसे माता और पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध। ऐसे ही गणित में भी संबंध होते हैं। जैसे कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। जैसे कोई रेखा दूसरी रेखा से बराबर है, समांतर है, कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। इस प्रकार से देखेंगे। तो इस अध्याय में संबंध तथा फलन में हम सीखेंगे कैसे दो समुच्चयों से एक संबंध, दो समुच्चयों से एक युग्म बना करके उनके बीच का संबंध को स्पष्ट करेंगे। और कुछ इस प्रकार के संबंध देखेंगे जो फलन बनने होंगे। जैसे अगर हम और आप मित्र हैं, दोनों के बीच संबंध अगर गहरी होती चली जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे और आपके बीच में विवाह का संबंध होने लगता है। जैसे वो बातें संबंध से पहुंच करके विवाह तक पहुंच जाती है। ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के संबंध गणित में होते हैं जो फलन बनने के होंगे। सभी संबंध विवाह के पास तक नहीं पहुंचते, लेकिन ऐसे ही सभी संबंध फलन नहीं बनते। कुछ स्पेशल टाइप के संबंध जो होते हैं वही फलन बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संबंध तथा फलन एनसीईआरटी क्लास 11th के एक्सरसाइज 2.1। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लेंगे तो आप एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है बुक में, एक्सरसाइज आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर जो कोई प्रॉब्लम रहते हैं हमारे कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 का। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 11 का। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समुच्चय का। तो समुच्चय में जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है ए। ये है समुच्चय ए, दो कलरों का समुच्चय है, दो रंगों का समुच्चय है। मान लीजिए लाल और काला, लाल और काला। एक दूसरा समुच्चय है समुच्चय बी, जो कि 3 वस्तुओं का समुच्चय है। मान लीजिए क्या, बी बैग, कोट और शर्ट, कमीज। अब देखो दोस्तों, दो समुच्चय है हमारे पास, एक रंगों का समुच्चय है, दूसरा समुच्चय है जो कि कलरों का, जो कि वस्तुओं का समुच्चय है। अब इन दोनों समुच्चय से हम कितने वस्तुएं के बना सकते हैं? जैसे एक लाल काला और बैग कोट शर्ट। देखिए हम कितने प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। एक तो लाल बैग, और क्या बना सकते हैं? लाल कोट, और क्या बन सकती है? लाल शर्ट, और क्या बन सकता है? काला बैग और काला कोट और काला शर्ट। दोस्तों देखें कितनी प्रकार की वस्तु बनी, 1 2 3 4 5 6, अर्थात दो समुच्चय से हम 6 प्रकार की वस्तुएं बनाए। एक तो लाल बैग, एक लाल कोट, एक लाल शर्ट, एक काला बैग, काला कोट और काला शर्ट। इस प्रकार से इसको हम एक प्रकार से, और अगर आरेखन विधि से समझना चाहें तो ऐसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दो लाइन है, एक लाल रंग शो करती है और ये काला। अब हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, एक बैग, एक कोट और एक शर्ट। तो कितनी वस्तुएं बनी? 1 2 3। लाल बैग, लाल कोट, लाल शर्ट। ऐसे ही काला बैग, काला कोट और काला शर्ट। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इससे ज्यादा भागेंगे नहीं, हम आराम से सॉल्व करेंगे ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए 6 प्रकार की वस्तु बने, तो 6 प्रकार की जो वस्तुएं बनी, ये 6 युग्म बनी। देखिए कितने युग्म बने? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 युग्म। देखिए इन युग्मों में क्रम की प्रधानता दी जा रही है। जैसे लाल पहले आया है, रंग पहले दिया है और वस्तुएं बाद में लिखी गई हैं।
ऐसे 6 युग्म, इन्हें क्रमिक युग्म कहते हैं। क्रमिक युग्म, जैसे लाल क्रमिक युग्म में क्या होता है, किसी दो समुच्चयों से जब किसी दो समुच्चयों के अवयव को मिलाकर बनाया जाता है, जब किसी दो समुच्चयों के अवयव को मिला दिया जाता है, जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय से, ये वाला इससे आया ए से और दूसरा वाला बी से आया है। सभी में ऐसे देखो, पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, पहला दूसरा ऐसे आया है। तो अगर क्रम से लिया जाए, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो जो युग्म बनता है उसे कौन सा युग्म कहते हैं, क्रमिक युग्म। अब एक बात और समझनी चाहिए हमें, अगर इन क्रमिक युग्मों का समुच्चय बना लें, जैसे एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, चार युग्म, पांच युग्म, छह युग्म, अगर इन 6 युग्मों का एक समुच्चय बना लें हम, जैसे समुच्चय मतलब मझला ब्रैकेट, अगर मझला ब्रैकेट बना लें तो क्रमिक युग्मों का अगर जो समुच्चय आता है इसे कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इंग्लिश में इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या होता है, किताबों में कैसे मिलती है, अगर कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, जैसे ये है अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो, जैसे अरिक्त समुच्चय ए और अरिक्त समुच्चय बी, तो किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों के क्रम युग्मों का, किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों के क्रम युग्मों का समुच्चय, क्रम युग्मों का समुच्चय को कार्तीय गुणनफल कहते हैं। ठीक है, बात समझ फिर से, किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों के क्रमिक युग्मों का समुच्चय कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, आइए एक बात और आती है, जैसे अगर हमें कोई दो अरिक्त समुच्चय दिया रहे तो उससे पूछेगा तो कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव आएंगे, जैसे तो कार्तीय गुणनफल के ये कितने क्रमिक युग्म होंगे, 6। अगर कभी कभी हमें न दिया है तो कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ ए कितना था, नंबर ऑफ सेट ए में कितने अवयव थे, 2। नंबर ऑफ बी कितने थे, 3, 1 2 3। तो कहें तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्रमिक युग्मों को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, जैसे ए है और बी है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसे कितने अवयव आएंगे, तो 2 3 6। आइए एक बार फिर से देखें, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अवयव आ गए। ऐसे हम डायरेक्ट इनटू करके भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर इसमें होता 8 और इसमें होता 4, तो यहाँ कितना आ जाता, 32। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्रमिक युग्म समझ में आया कैसे निकालते हैं, क्रमिक युग्म में समझ में आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 मैटर हमारा क्लियर हो गया। एक बात और, एक्सरसाइज जब 2.1 आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्रमिक युग्म को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे दो क्रमिक युग्म बराबर तभी होते हैं जब उनके प्रथम घटक दूसरे क्रमिक युग्म के प्रथम घटक के बराबर होता है और उनका द्वितीय घटक भी उसके द्वितीय घटक से बराबर होता है। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब उसमें बताएंगे। अब देखिए, आप कुछ क्रमिक युग्मों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना हम सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है P, इसके अवयव हैं A1 A2 A3 और A4। दूसरे पास हमारे पास एक और समुच्चय है, समुच्चय Q, इसके अवयव हैं B1 B2 B3, सिर्फ मान लीजिए नहीं लेते हैं। अब इसका निकालना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्मों का समुच्चय कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणनफल निकालना है। कार्तीय गुणनफल को हमने बताया कैसे डिनोट करते हैं, P क्रॉस Q से, P क्रॉस Q, इसका निकालना है हमें। अब क्या करें, तो इसके एक एक अवयव को उसके सभी अवयव के साथ, फिर इसके दूसरे अवयव को स्टार्ट करेंगे सभी अवयव के साथ, ऐसे ही बनाते चलेंगे, हमारा कार्तीय गुणनफल बन जाएगा। जैसे A को पहले B से, फिर A को किससे, B2 से, फिर A को किससे, B3 से। आइए लिखते हैं, A1 B1 एक युग्म बन गया, ऐसे ही A1 B2 2 बन गया, ऐसे ही A1 B3 हमारा 3 युग्म बन गए। अब A समाप्त हो गया, अब A1 समाप्त हो गया, A2 को लेंगे, ऐसे ही A2 B1, बोलो भाई, A2 B2 फिर A2 B3, ऐसे लेते जाएंगे, लास्ट में A2 B3 आएगा, फिर उसके बाद A4 को स्टार्ट करेंगे, A3 को स्टार्ट करेंगे, A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 B4।
फिर उसके बाद A4 को लेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, A4 और इसका लास्ट वाला B3। ये क्रमिक युग्म आएगा। क्रमिक युग्मों का समुच्चय क्या बन गया हमारा, कार्टीय गुणनफल। देखिए अब अगर बिना देखे हम कहें, बिना इसे काउंटिंग करें, हमने पूरा नहीं लिखा है, क्रमिक युग्मों को पूरा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर उसकी संख्या पूछी तो आप कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला। जैसे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ पी, यहाँ पी सेट है, पी कितना है 1 2 3 4 4 है। फिर नंबर ऑफ क्यू कितना है 1 2 3 3 है, तो नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना होगा 4 3 12 12। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब आइए कुछ क्या करते हैं, एक सेट होता है, उसी के सेट के साथ उसी का कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। जैसे कोई समुच्चय दिया रहता है, उस समुच्चय का उसी के साथ कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। जैसे आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सेट ए। सेट ए में अवयव दिए हैं, जैसे इसमें है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं। अब इसका हमें कार्टीय प्रोडक्ट निकालना है। पहली बात निकालना है ए क्रॉस ए, दूसरी चीज निकालना है ए क्रॉस ए। तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। आइए निकालते हैं। ए क्रॉस ए निकालेंगे मतलब ए को दो बार लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब ए क्रॉस ए जब निकालना शुरू करेंगे हम, अब क्रमिक युग्म बनाएंगे। क्रमिक युग्म मतलब पहले अवयव, पहले समुच्चय का पहला घटक, दूसरे समुच्चय का दूसरा घटक। देखिए इसका पहला, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। आइए 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, एक के साथ हो गया। और 2 के साथ करें 2 1 2 2 फिर 2 3, फिर 2 के साथ हो गया। अब 3 से निकालें 3 1 3 2 फिर 3 3। ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बनकर तैयार, 1 क्रॉस 1। ए क्रॉस ए बन करके हमारा तैयार हो गया। अब इसे नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर ए क्रॉस ए वो निकालते हैं। आइए अब निकालते हैं ए क्रॉस ए। अब देखो दोस्तों, जब ए क्रॉस ए निकालेंगे हम, मतलब इतने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इतने का, ठीक है। अब मान लो ये कोई हमारा एक सेट हो गया, एक सेट ये हो गया, इसके साथ इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके साथ अब इसको, फिर इसी, अब देखो ऐसे पहले इसको लेंगे, इसके साथ इसको, फिर इसी के साथ इसको, फिर इसी के साथ इसको। यही प्रक्रिया सबके साथ, जैसे हमने इसके साथ स्टार्ट किया वही फिर इसको लेकर, फिर इसको लेकर, इसको लेकर, ऐसे सबके साथ फिर तीनों को बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्रमिक युग्म 1 1 लेते हैं। अब 1 1 के साथ 1, फिर 1 1 के साथ 2, फिर 1 1 के साथ 3, फिर अब 1 1 हो गया। अब 1 2 लेते हैं, 1 2 के साथ 1, फिर 1 2 के साथ 2, फिर 1 2 के साथ 3, फिर ये हो गया। अब लेते हैं 1 2 हो गया 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3, ये हो गया। अब इसको लेंगे 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3। अब उसके बाद 2 1 के बाद क्या लेंगे 2 2 2 2 1 2 2 2, फिर 2 2 3। अब उसके बाद लेंगे 2 3 2 3 1 2 3 2, फिर 2 3 3। अब उसके बाद लेंगे हम 3 1 3 1 1 3 1 2, फिर 3 1 3 1 3। फिर इसके बाद 3 2 के साथ ऐसे ही 3 2 1, फिर 3 2 2, फिर 3 2 3। ऐसे एक और हमारा बचा है लास्ट का 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2, फिर 3 3 3। ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया 3 का 1 1 1। इसे त्रिगुणन कहते हैं।
इसको नोट करिए, जल्दी से हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमें कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बताओ, दो समुच्चय दिया रहेगा, उसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक का रूल लगा देते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है वो इसमें पालन करता है। नहीं, क्रम विनिमय प्रगुण कार्तीय गुणनफल में पालन नहीं करता। जैसे ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो बी क्रॉस ए का नहीं आएगा। आइए देख लेते हैं एक बार। इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, जो चीजें ना समझ आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर से जरूरत पड़ेगी तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। आइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय है P, इसमें अवयव है x, y, और थोड़ा बड़ा लिखें अगर नहीं दिख रहा है तो x, y और z। एक समुच्चय ये हो गया, एक समुच्चय Q है, इसमें है P, Q और R। इसमें हमको बताना है क्या इस P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये बताना है, ये बताना है। आइए निकालते हैं, पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। आपको निकालना तो आ ही गया होगा, फटाफट से निकालिए। P क्रॉस Q इक्वल टू, आइए रूल क्या है हमारा, पहले इसका एक अवयव लेंगे, इसके सब के साथ ले जाएंगे, फिर इसका दूसरा अवयव लेंगे, इसको पहले इसके साथ करते हैं, यक्स P यक्स Q और यक्स R। ठीक है, यक्स का हो गया, ऐसे y का लेंगे अब, y का P के साथ, y का Q के साथ, y का R के साथ, yp और yq yr। फिर और क्या बचा, z। अब z से लेते हैं zr, सॉरी zp, z के पहले p से, फिर z का q से, फिर z का r से, zp फिर zq फिर zr। ये हमारा हो गया P क्रॉस Q। अब ऐसे Q क्रॉस P निकालेंगे, तो Q क्रॉस P निकालेंगे जब, तो पहला घटक P का आ रहा था, अब इसमें पहला घटक Q का आएगा, क्योंकि जो यहाँ लिखा रहता है उसी का पहला घटक आएगा। जैसे यहाँ Q लिखा है तो पहला घटक Q का, अगर यहाँ P लिखा है तो पहला घटक P का। अब Q लिखा है तो पहला घटक Q का, मतलब पहले, अब देखिए ये चीजें उल्टा हो जाएंगी। अभी यक्स से नीचे से ऊपर से नीचे आती थी, अब नीचे से ऊपर, P के, फिर PY, फिर PZ, PX PY और फिर PZ। फिर ऐसे Q से लेंगे QX QY QZ, QX QY और QZ। ये हो गया। ऐसे ही R से RX RY RZ, RX RY और RZ, ये हमारा हो गई। देखिए इसमें x कामा P है, इसमें P कामा x है, और इसमें x कामा Q है, इसमें P कामा y है, जो कि इक्वल नहीं है। हमने पहले शुरू में बता दिया, अगर क्रमित युग्म में क्रमों की प्रधानता होती है, अगर क्रमित युग्मों के क्रम उलट दिए जाए तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ऐसे इसमें देखो, अगर ये क्रम अलग अलग है, अर्थात P क्रॉस Q की जो वैल्यू है वो Q क्रॉस P की नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, इसलिए ये चीजें क्या है, गलत है, दोनों इक्वल नहीं होंगी। कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। स्पष्टीकरण के लिए कि क्रम जो क्रमित युग्म होता है, उनके चीजों को अगर बदल दिए जाए, उनके घटक को बदल दिए जाए, पहले को दूसरा, दूसरे को पहले कर दें, अगर वो दोनों चीजें इक्वल नहीं होती हैं, इसके स्पष्टीकरण के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इसकी थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हेल्प लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होती है, x और y, एक्सिस x और एक्सिस y। सपोज करो हमारे पास एक खंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इधर देखिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ये है 1 2 3 और 4। इधर माइनस में -1 -2 -3। मान लेते हैं हम एक क्रमित युग्म लेते हैं 5,3, तो 5,3 स्पेस में कहां बिंदु आएगी, 5 ये हो गई, 3 ऊपर जाए तो 1 2 3 यहां आ रही है।
अगर इसी को उलट दे तो 3,5 कर दे तो कहां आएगी, 3 यहां आ गई और 5 1 2 3 4 5 यहां जाएगी। देखिए क्रमिक युग्मों को अगर हमने उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया तो ये अलग अलग बिंदुओं को निर्देशित करने लगी, अर्थात अलग अलग बिंदुओं को निर्देशित करने लगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल नहीं है। इस प्रकार हम कहते हैं क्रमिक युग्म जो है उनको घटक को अगर बदल दें तो उनकी वैल्यू सेम नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसी के साथ अब देखो तो हमें लगता है इतना चीजें काफी है। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बिल्कुल सही आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट को, संबंध को देखने। हाय फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 इसको हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 में अभी हमने इसमें क्रमिक युग्मों के बारे में डिस्कस किया। एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे संबंध, कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को देखेंगे और संबंधों को निरूपण करने की विधियां देखेंगे। इस संबंध को 2 प्रकार से निरूपण कर सकते हैं। आइए देखते हैं संबंध। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2, एक समुच्चय हम लेते हैं ए, पी ले लेते हैं, ए बी सी। एक समुच्चय क्यों लेते हैं, आशी, विनय, भोलू, छोटी और दिया। ठीक है, 2 समुच्चय है हमारे पास, एक में ए बी सी और क्यू में आशी, विनय, भोलू, छोटी और दिया। मान लीजिए 2 समुच्चय है हमारे पास। पहले तो इनका क्रमिक युग्म निकाले हम। तो क्रमिक युग्म में क्या आता है, क्रमिक युग्म आप निकालना सीखे हैं एक्सरसाइज 2.1 में ही। अब फिर से एक बार आप निकाल के बताइए क्या आएगा। तो पी क्रॉस क्यू अगर हम इसमें निकालें तो पी क्रॉस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के साथ पहले सभी नाम, फिर बी के साथ सभी नाम, फिर सी के साथ सभी नाम। आइए निकाल के देखें। ए तो ए के साथ आएगा आशी, फिर ए के साथ विनय, फिर ए के साथ भोलू। ये क्रमिक युग्मों को देखे चले जाएं तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, सी के साथ दिया। ये क्रमिक युग्म कितने बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने क्रमिक युग्म आएंगे। हाँ 1 2 3, ये 3 आ गया और ये कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 3 जा 15। तो इसमें कुल कितने युग्म बनेंगे, 15 युग्म। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक रिलेशन देते हैं। ये क्रमिक युग्मों से, एक क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय है अर्थात हमारा कार्तीय गुणन है, इसके समुच्चय से एक उप समुच्चय निकालते हैं। उप समुच्चय मतलब जो इसमें समाहित हो, उसको निकालते हैं एक रिलेशन देकर। जैसे हम एक रिलेशन अगर बनाए आर, एक संबंध आर बनाए। आर क्या है, आर संबंध ये है, आर संबंध क्रमिक युग्म यक्स वाई के बीच है। इसका मतलब संबंध यक्स वाई के बीच में क्या है, जो यक्स है संबंध में, यक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर है। जहां यक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, पी से, और वाई बिलोंग करता है किससे, क्यू से। एक संबंध लिखा हमने यक्स वाई, क्रमिक युग्म यक्स वाई। जो यक्स है वो क्या है, नाम वाई का प्रथम अक्षर है, और यक्स जो है पी से बिलोंग करता है और वाई जो है क्यू से बिलोंग करता है। तो इस जो क्रमिक युग्म का जो समुच्चय आया, इसमें जो इस रूल का फॉलो करता है, इस संबंध के नियम को फॉलो करता है, उसको हम उठाएंगे, उसको निकालकर इसमें लिखेंगे। जैसे आर में कितनी चीजें आई, देखिए ए है आशी, मतलब जो वाई वाला नाम है, नाम का पहला अक्षर यक्स है तो इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे आशी में पहला अक्षर क्या है, ए, तो ए का ए इसमें है तो मिल रहा है तो लिख लेंगे ए आशी। एक न्यू को हमारे मिला। फिर उसके बाद ए के साथ विनय, विनय का पहला अक्षर क्या है, बी, और इसमें यक्स वाले प्लेस पर क्या है, ए, तो इसको नहीं लेंगे। फिर से देखो ए के साथ बोलू, नहीं लिखेंगे। ऐसे और क्या बनेगा हमारा, ए के साथ आशी बनेगा और इसमें नहीं होगा। फिर बी के साथ क्या बनेगा, बी के साथ विनय, फिर और बी के साथ क्या बनेगा, भोलू, फिर बी से अब नहीं बनेगा, अब सी से बनेगा।
छोटी। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने थे, 15 अवयव थे, इसमें कितने आए 1 2 3 4, इसमें 4 युग्म आए और इसमें कितने थे 15। तो अर्थात संबंध की परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का, जैसे अगर संबंध हमको ए पी और क्यू में अगर कोई संबंध हमको प्राप्त करना है, जैसे पी समुच्चय पी और समुच्चय क्यू के बीच अगर हमको संबंध इस प्राप्त करना है, तो वो जो संबंध है क्रमिक युग्म आते हैं वो क्रमिक युग्म इस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होते हैं। फिर से, तो किसी समुच्चय P और किसी समुच्चय Q के बीच का जो संबंध होता है वह उनके कार्तीय गुणनफल के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अर्थात अगर P और Q में अगर जो हमने संबंध निकाला x y जो घटक के रूप में निकाला, जिसमें x प्रथम समुच्चय का घटक और y के जैसे इसमें देखो x के जगह क्या है a, ये प्रथम समुच्चय का घटक है और y के प्लेस पे जो आया वो q समुच्चय का घटक है। अर्थात संबंध की परिभाषा अगर हम दें तो संबंध जो होता है किसी दो आरिक्त समुच्चय, जैसे ये P है और ये Q है, ये आरिक्त समुच्चय है, तो किसी दो आरिक्त समुच्चयों के क्रमिक युग्मों को जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लिया गया है, तो उनके समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है संबंध। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी कोई भी समुच्चय, दो समुच्चय दिए रहेंगे, उसमें एक रिलेशन दिया रहेगा, उस रिलेशन की मदद से उन समुच्चयों में से जो अवयव को लिखते हैं यही हमारा संबंध बनाते हैं। इसी के आधारित हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 पर मिलेंगे। हम एक और देख ले रहे हैं, इसको आप नोट करिए। इसकी एक और विधि है जिसे तीर आरेख द्वारा भी संबंध को दिखाया जाता है। हम इसको तीर आरेख द्वारा बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स इधर बन गया और एक ये समुच्चय P है और ये समुच्चय Q है। समुच्चय P के अवयव को हम इसमें लिखते हैं। समुच्चय P के अवयव क्या क्या हैं, A और क्या है B और क्या है C, इतने हैं। और समुच्चय Q के क्या अवयव हैं, आशी और विनय, फिर क्या है भोलू, फिर क्या है छोटी, फिर क्या है लीला। ठीक है, अब इन समुच्चय में जो रिलेशन है उसके अनुसार से हम इसमें आरेख खींचेंगे। आरेख क्या कहता है, संबंध क्या कहता है, जो यक्स वाला है नाम y का प्रथम अक्षर होना चाहिए, उसी से हम मिलाएंगे। जैसे इसमें जो जो नाम है उसमें नाम का जो प्रथम अक्षर है उसी से मिलाएंगे। जैसे ए है, ए जिस नाम का प्रथम अक्षर होगा उसी से हम मिलान करेंगे। देखिए ए किस नाम का प्रथम अक्षर है, ए आशी है, ए से इसको मिला दिया हमने। ये तीर आरेख है, संबंध का तीर आरेख नियम, संबंध को देखो निरूपण करने का तीर आरेख नियम है। ठीक है, आइए ए से ए को मिलाया हमने, आशी बन गया। बी को भोलू से मिलाया हमने, फिर बी को विनय से मिलाया। देखिए बी से दो लोगों को मिल रहा है, क्योंकि भोलू विनय का भी पहला लेटर बी है और भोलू का भी पहला लेटर बी है। ऐसे ही सी को मिलाए छोटी सी, डी के लिए हमारे पास इसमें है नहीं, तो इतना हमने बनाया। तो देखिए जो चीजें इसमें आई, ए आशी आई तो ए आशी इसमें भी है, बी विनय आया, बी भोलू आया तो बी विनय बी भोलू इसमें भी है, सी के साथ छोटी आया तो इसमें। इसी चीज का इसको रोस्टर विधि कहते हैं। इसको रोस्टर विधि, देखिए 3 विधि होती है किसी भी संबंध को निरूपित करने की, किसी भी समुच्चय को बीजीय निरूपण करने की 3 विधियां हैं। पहला कौन कौन सा, एक तो समुच्चय, एक तो विधि हो गई ये वाली विधि। इस विधि को क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, जिस विधि से उसको निर्माण करना है उस विधि को निरूपित कर देते हैं, उस विधि को बताया गया रहता है। जैसे इसमें पूरे अवयव को, उसके पूरे एलिमेंट को लिखा नहीं जाता, बल्कि उस जिस फॉर्म का, जिस कॉन्सेप्ट का है, जिस नियम से वो बनता है वही नियम उसमें लिख देते हैं, तो ये हो जाता है समुच्चय निर्माण विधि। जैसे इसमें पहला आर यक्स वाई क्रमिक युग्म है, इसमें यक्स जो है नाम वाई का प्रथम अक्षर है, जिसमें यक्स पी से बिलोंग करता है, वाई क्यू से बिलोंग करता है। इसके अंतर्गत आने वाले अवयव को इसमें लिखा नहीं गया है, बल्कि इसको बताया गया है कि इसमें किस नियम का यह पालन करेगा, संबंध किस नियम से बनेगा वो इसमें बताया गया, इसलिए इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरी विधि क्या होती है, जिसमें सभी क्रमिक युग्मों को निरूपण कर दिया जाए। जैसे अगर इसमें जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को फॉलो करने के लिए जो भी क्रमिक युग्म में से जो भी क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनेगा
उसकी सारी चीजें, सारे युग्म इसमें निरूपण कर दें, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, इसे कहते हैं रोस्टर विधि। इस दूसरी विधि को क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। ठीक है, सभी युग्मों के समुच्चय को बनाकर सभी को इसमें स्पष्ट करके दिखा देना, जिस समुच्चय को बनाकर, इसे कहते हैं समुच्चय रोस्टर विधि। और जो तीसरी विधि आती है वो तीर आरेख विधि आती है। इसमें क्या करते हैं, दो सर्कल में पहले एक सर्कल में पहले समुच्चय को, दूसरे वाले सर्कल में दूसरे समुच्चय को लिख करके जो भी संबंध, जो भी पहले समुच्चय का पहला घटक दूसरे समुच्चय के घटक से जो भी मिलान करेगा उसको तीर आरेख द्वारा दिखाते हैं, संबंध को इसमें व्यक्त करते हैं, तीर आरेख द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसे कहते हैं तीर आरेख विधि। ठीक है, तो तीन विधि क्लियर हो गई है। अब हमें एक चीज और समझ में आना चाहिए, एक चीज और हमें जरूरत पड़ती है कि संबंध में प्रांत बताइए, परिसर बताइए और सह प्रांत बताइए। तो क्या होता है, जब किसी भी, पहले हम प्रांत पर डिस्कस करते हैं। प्रांत, 2 मिनट। इसे कहते हैं प्रांत। अब प्रांत क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई समुच्चय दिया जाएगा, दो समुच्चय और एक रिलेशन दे दिया जाएगा, कहेगा इस रिलेशन के अनुसार जो समुच्चय रोस्टर विधि में व्यक्त कीजिए, और तथा इस रिलेशन जो आने वाले अवयव हैं उसमें डोमेन बताइए, प्रांत बताइए, परिसर बताइए, सप्रांत बताइए, 3 चीजें पूछेगा। और कभी कभी ये पूछ लेता है उसे तीर आरेख द्वारा भी निरूपित कीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो अगर प्रांत निकालने के लिए कहेगा, परिसर निकालने के लिए कहेगा, सप्रांत निकालने के लिए कहेगा, तो उसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले प्रांत क्या कहता है, समुच्चय, जो संबंध है वो संबंध का जो समुच्चय है, जो संबंध का जो समुच्चय से, जिस क्रांति गुणन के उपसमुच्चय से बना है, जो प्रथम समुच्चय के जो प्रथम अवयव हैं, प्रथम घटक, जैसे आर, ये समुच्चय है इसका, इसके समुच्चय में इतनी चीजें आती हैं, तो इस समुच्चय में इसके संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमित युग्मों का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है। फिर से, इस संबंध में जो समुच्चय बना है इसमें जितने भी क्रमित युग्म हैं, तो क्रमित युग्मों का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है। जैसे इस क्रमित युग्म का प्रथम घटक क्या है, ए, इसका क्या है, बी, इसका क्या है, बी, इसका क्या है, सी। तो प्रथम घटकों के समुच्चय को, संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत करते हैं। जैसे प्रथम घटक क्या है, ए, और इसका क्या है, बी, इसका फिर क्या है, बी, तो बी 2 बार नहीं लिखेंगे, इसका क्या है, सी। तो ए, बी, सी इसके प्रथम घटक हो गए। इन प्रथम घटकों के समुच्चय को, इनका समुच्चय बना लिया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रांत करेंगे। तो संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय को डोमेन कहते हैं, अर्थात प्रांत कहते हैं। फिर बात आती है, फिर परिसर क्या होता है, फिर परिसर क्या होता है, रेंज। जैसे इसको समझ इसे ठीक, संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमित युग्मों का दूसरा घटक, सभी इस संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। जैसे इसमें प्रथम घटक लिए थे, इसमें दूसरा घटक लिखेंगे, जैसे आशी, इसमें विनय, इसमें फिर भोलू, फिर इसमें छोटी। इनका अगर समुच्चय ले लें हम, तो ये कहलाता है परिसर। किसी भी संबंध के क्रमित युग्मों को भाग लेने वाला जो दूसरा अवयव है, इसी को हम कहेंगे परिसर। ठीक है, अब एक बात आती है, सप्रांत क्या होता है। तो सप्रांत क्या होता है, कोडोमेन कहते हैं इसे, सप्रांत। संबंध में भाग लेने वाले, संबंध जो दो समुच्चय भाग लेते हैं संबंध में, तो संबंध में भाग लेने वाले दूसरे समुच्चय के अवयवों को, इसको कहते हैं सप्रांत। फिर से, क्रमित युग्म में जो दूसरा घटक आया है, इस दूसरे घटक जिस समुच्चय से आया है उसके सभी अवयवों को सहप्रांत कहेंगे। जैसे दो समुच्चय भाग लेंगे, एक पहला एक दूसरा, तो जो दूसरा वाला समुच्चय होता है इसे कहेंगे सहप्रांत। इसमें जितनी भी चीजें हैं उसको सब लिख लिया जाता है। जैसे ये परिसर, जो पहला प्रांत जो है वो पहले घटक से आया, परिसर जो है दूसरे घटक से आया। तो सहप्रांत क्या है, दूसरे घटक के सभी अवयव को ले लेते हैं जो समुच्चय से बना है। जैसे क्यू से आशी, विनय, भोलू, छोटी, दिया। इसमें क्या क्या है, आशी, विनय, भोलू,
फिर छोटी। देखिए इतना तो परिसर में भी था, आशी, विनय, भोलू, छोटी। समुच्चय में संबंध में भाग लेने के अवयव कौन थे? आशी था, विनय थे, भोलू और छोटी। चार चीजें भाग ली थी, बच कौन रहा था? दिया। तो इसको भी ले लेते हैं तो बन जाता है सहप्रांत। सहप्रांत में क्या होता है, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, जितने भी चीज होते हैं टोटल पूरे को ले लिया जाता है। तो ये बन जाती है हमारा, इसमें आ जाएगी दिया भी आ जाएगी, और ये क्या बन गया हमारा? सहप्रांत। तो दो में प्रांत, परिसर और कोडोमेन। एक बात यहाँ कंफ्यूजन होने लगती है कि साहब परिसर और सहप्रांत में क्या अंतर है? तो परिसर और सहप्रांत में क्या अंतर है? परिसर उसी को लेंगे जो संबंध में भाग लिया है, और सहप्रांत में जो नहीं भाग लिया है उसको भी ले लेते हैं। फिर एक बात कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है प्रांत और सहप्रांत में। तो प्रांत सहप्रांत में निहित नहीं है, बल्कि प्रांत अलग है, वो पहले समुच्चय का भाग है, और जो सहप्रांत है वो दूसरे समुच्चय का भाग है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए एक एग्जांपल और सॉल्व कराते हैं, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम आशा करेंगे कि आप एक्सरसाइज 2.2 पूरा विधिवत सॉल्व कर लेंगे, कोई भी कमी नहीं आएगी। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आपको बताना रहेगा, एक संबंध दिया रहेगा, उस संबंध को निकालना रहेगा। संबंध सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, उसको रोस्टर विधि में चेंज करना रहेगा, उसको प्रांत बताना पड़ेगा, और उसकी परिसर और सहप्रांत, तीन चीजें निकालनी रहेंगी, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, और उसको तीर आरेख द्वारा भी निरूपण करना रहेगा। आइए देखते हैं। एक समुच्चय दिया है ए, इसमें और को दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें संबंध क्या करा है? आर, यक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए, जिसमें यक्स जो है वो y इक्वल टू -1 या y इक्वल टू यक्स प्लस 1 का एक संबंध स्थापित कीजिए, जिसमें यक्स भी a से बिलोंग करे और y भी a से बिलोंग करे। मतलब a से a में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए जिसमें क्रमित युग्मों में जो दो घटक आएंगे, प्रथम घटक और दूसरा घटक, तो प्रथम घटक भी ए का सदस्य होना चाहिए और दूसरा घटक भी ए का ही सदस्य होना चाहिए। अर्थात ए से ए में संबंध ऐसा बनाइए जिसमें जो यक्स वाला हो वो वाई वाले से एक कम हो, अर्थात वाई वाला यक्स वाले से एक ज्यादा हो। देखिए इसमें y इक्वल टू यक्स प्लस 1, मतलब जो यक्स के स्थान पर रखेंगे, प्रथम घटक के स्थान पर रखेंगे, उससे एक ज्यादा दूसरे वाले घटक के स्थान पर रखेंगे। देखिए तो आर बनाए हमारा संबंध, क्या बनेगा? पहला क्रमिक युग्म क्या बनेगा? अगर इसको 1 लें, एक आर से आर में करा है तो एक आर और बना लीजिए, चाहे एक ए से करा है तो एक और लिख लीजिए, या ना लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए से अगर पहला ए लेंगे तो दूसरा वाला क्या लेंगे? इससे एक ज्यादा, y इक्वल टू यक्स प्लस 1। अगर यक्स की जगह एक रखेंगे तो y की जगह कितना लेना पड़ेगा? 2। तो 1 2, ऐसे इससे हमेशा एक ज्यादा रहेगा। अगर यहां पर 2 लेते हैं 2 3, अगर यहां पर 3 लेते हैं, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 4। अगर यहाँ पर 4 लेते हैं, यहाँ क्या आ गया? 5। अगर यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ 6, यहाँ 6 लेते हैं 7, 7 लेते हैं तो 8। तो ये तो हमारा बन गया संबंध। ये थी हमारा समुच्चय निर्माण विधि, ये थी हमारा समुच्चय की रोस्टर विधि। अब बात आती है कि इसका प्रांत बताइए, सहप्रांत बताइए और परिसर बताइए। तो सबसे पहले प्रांत निकालते हैं। प्रांत अर्थात डोमेन। डोमेन क्या होता है? संबंध में भाग लिए गए सभी क्रमिक युग्मों का प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। जो भी इसमें आए इसके प्रथम घटक को ले लें हम, ये पहला चीज, ये पहला तो पहला घटक ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा प्रांत। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। देखिए ये इसमें अवयव भाग नहीं लेगा, यहीं पर लोग गलती करते हैं। क्या 7 यहां था, 7 लिखे 8 लिख दिए, लेकिन जो y वाला चीज है ये y, ये भी y वाला अवयव है, वो भी a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, a से बिलोंग करना चाहिए। अगर a से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा चीज गलत हो जाएगी। तो देखिए 8 है, 8 a से बिलोंग कर रहा है, 8 में है नहीं, तो ये वाली चीज गलत है, इस अवयव को हम नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 इतने हो गए हमारे डोमेन।
अर्थात प्रांत। अब परिसर, रेंज, रेंज क्या है? संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमिक युग्मों का दूसरा घटक परिसर कहलाता है। दूसरा घटक क्या है? 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, इतनी चीजें हैं, तो हमारा हो गया परिसर। अब उसके बाद आता है सहप्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? संबंध में भाग लेने वाले दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों को इसमें सहप्रांत में हम ले लेते हैं। दूसरा घटक जिस समुच्चय से आया उसके सभी अवयवों को ले लें। जो इसमें भाग लिया है तो ठीक है, नहीं भाग लिया तब भी उसको भी ले लेंगे। जैसे y के स्थान पर 1 नहीं आया था तो 1 को भी लिख लिए, 2 आया है तो ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 सब आए हैं, सब लिख लिया। रेंज और डोमेन में क्या अंतर है? कोडोमेन में इसमें एक नहीं भाग लिया था तो एक को भी हम लिख लिए, तो यह हो गया सहप्रांत। इतनी चीजें होगी प्रांत, परिसर और सहप्रांत। क्वेश्चन इतना दिया था, एक समुच्चय ए दिया था, उसके कहा था कि संबंध स्थापित कीजिए, उसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताइए, तो हमने तीनों बताया। फिर उसके बाद कहता है कि इसे तीर आरेख द्वारा भी निरूपित कीजिए। तो आइए तीर आरेख द्वारा निरूपित करते हैं। पहले ये मान लीजिए हमारा समुच्चय ए हो गया, ये भी ए हो गया, क्योंकि ए से ए में संबंध स्थापित करना है। ए, अब इसके अवयव को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए संबंध क्या कहता है कि जो यक्स वाला है वो y से कम या y वाला है x से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो y वाला इससे ज्यादा हो गया, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये 2, 1 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 4 के साथ रिलेशन, फिर 4 का 5 के साथ रिलेशन, 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ। अब बताइए इसमें डोमेन कौन कौन से हैं? तो इसका प्रथम घटक समुच्चय संबंध में भाग लेने वाले सभी क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक डोमेन कहलाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भाग लिया था तो हमने लिख दिया 6, इसके समुच्चय को दिया डोमेन। अब रेंज क्या है? तो दूसरे घटक जितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भाग लिए हैं वो हो गए हैं रेंज लिख दिया। अब कोडोमेन जो इसमें के सारे अवयव को लिख दिया वो हो गए कोडोमेन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। आप आशा करते हैं आप एक्सरसाइज 2.2 पूरे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक्सरसाइज को फिर से सॉल्व कराएंगे। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, जो भी प्रॉब्लम रह गई हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि हम सिलेबस को आगे लेकर चलते रहें और हमारा कोर्स जो है टाइम से खत्म हो जाए। थैंक यू।